नमस्कार साथियों, मैं राजेश गोदारा आपका जेबी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपने पिछले संडे को जो ये एग्जाम हुआ था राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का, इसके लिए अपने एक वीडियो लेके आए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भारत के भूगोल का धमाका। अब प्रश्न ये है कि भाई धमाका क्या है, ऐसा क्या हो गया जो इसे धमाका कह रहे हो आप। धमाका ऐसे हुआ सर कि जो ये पेपर के अंदर प्रश्न आए हैं भारत के भूगोल के जो प्रश्न आए हैं, इनके ऊपर यदि अपने चर्चा करें, भारत के भूगोल के जो प्रश्न आए हैं ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था। भारत का भूगोल कहीं नहीं लिखा हुआ था, और हम लोग रोज क्लास में पढ़ाते हैं तो कहते हैं भैया ये भारत के भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे, और बच्चे कहते हैं सर सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ऐसे कैसे पूछ लेगा। तो मैं हमेशा कहता था कि भैया पिछले पेपर उठा के देख लो तुम लोग, 8 से 10 प्रश्न पूछ रहा है तो ये जरूर आएंगे। ऐसे थोड़े हो सकता है कि भाई पेपर में आए नहीं, कि सर नहीं लिखा हुआ। तो लिखने से कुछ नहीं होता, सिलेबस में लिखा हुआ भी नहीं आता और नहीं लिखा हुआ भी पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जिनका अगले संडे को एग्जाम है हाईकोर्ट एलडीसी का। जिन बच्चों ने दिया पढ़ा, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, उनको बड़ा बेनिफिट हुआ है। देखो राजस्थान, इसके अंदर जीके के कुल प्रश्न आए थे 50। कितने प्रश्न आए थे? 50 प्रश्न आए थे। और इस जीके के प्रश्न में भारत के भूगोल के कितने प्रश्न आए? 10। भारत के भूगोल के कितने प्रश्न आए? 10। भारत के भूगोल के उसने 10 प्रश्न पूछे, जबकि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। और पेपर में प्रश्न का लेवल कैसा था और पूछने वाले की मंशा क्या थी, यदि वो देखें तो आप यूं कह रहे हो ना कि पेपर इजी था, तो भाई सब पेपर इजी नहीं था। उसने बिना बताए पूछा और थोड़ा मुश्किल प्रश्न पूछा, और यदि मान लो बता के पूछे तो फिर तो धुआं निकाल दे, है ना। इसलिए पढ़ने टाइम मास्टर मास्टर होता है, जो अध्यापक बच्चों को बता रहा होता है उसका इतने सालों का तजुर्बा होता है कि सर आप पुराने पेपर उठा करके देखिए। हम लोग रोज क्लास में कहते हैं कि पुराने पेपर उठा के देखो, जो पुराने पेपर में चीजें आ रही है वो आगे रिपीट होती हैं, वो किस तरीके से उठाई जाती हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ अपने बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए आगे यदि अपने इसी के ऊपर बात करें तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। जी बहुत टेढ़ा प्रश्न है ये। कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? लेकिन जिस बच्चे ने राजस्थान का भूगोल पढ़ रखा है वो बड़ा इजीली इसको हल कर देता है। एक ऑप्शन है इसमें सवाई माधोपुर। अब देखो जी, सवाई माधोपुर है वो यहाँ आता है, सवाई माधोपुर यहाँ आता है। तो सवाई माधोपुर भैया 2 राज्यों की सीमा बनाता है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। तो ये पूछ रहा है 4 राज्यों की, तो ये कट गया। दूसरा हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यहाँ आता है, तो ये 2 राज्यों की सीमा बनाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश की, तो ये भी कट गया। और एक ऑप्शन दिया हुआ है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ यहाँ आता है, इस जगह देखो चंडीगढ़ यहाँ आता है, तो ये 2 की सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा की, तो ये भी कट गया। अच्छा फिर एक और देखो कि जो ये सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा है, राजस्थान की सीमा है ना, राजस्थान की सीमा एक तो गुजरात को लगती है, एक मध्य प्रदेश को लगती है, 2 एक उत्तर प्रदेश को लगती है, 3 एक हरियाणा को लगती है, 4 और एक पंजाब को लगती है, 5। तो राजस्थान में कोई भी जिला, राजस्थान में कोई भी जिला 2 से अधिक राज्यों की सीमा ही नहीं बनाता। राजस्थान में कोई भी जिला 2 से अधिक राज्यों की सीमा ही नहीं बनाता, तो 4 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 राजस्थान वाले दे रखे तो जो पूर्णतः गलत थे, ये पूर्णतः गलत थे। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि भैया चंडीगढ़ है तो वो तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर आता है, तो वो 4 की कैसे बना सकता है, ये भी उड़ गया। अब आपको नहीं पता सोनभद्र कहां पर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपने यदि ये कह दिया कि सर इसका उत्तर तो सोनभद्र है। अब बात ये उठती है कि जब ऐसा प्रश्न पेपर में पूछ रहा है तो ये आईएएस लेवल का प्रश्न था सर, आईएएस लेवल का प्रश्न था। जिस बच्चे को राजस्थान आता है वो तो करे आया। अब प्रश्न उठता है कि राजस्थान के ऊपर तो ये बन गया, सोनभद्र जिला है कहां सर? सोनभद्र जिले की अपने बात करें, सोनभद्र जिला कहां आता है, सोनभद्र जिला कहां पर आता है? तो सोनभद्र जिला है ना, वो यहां पर आता है उत्तर प्रदेश में, इस जगह उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र जिला आता है, सोनभद्र जिला आता है। और ये सोनभद्र आता है तो इस सोनभद्र की सीमा देख लो, एक तो इस मध्य प्रदेश के साथ लगती है, एक इसकी नीचे ये छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, 2 एक इसकी झारखंड के साथ लगती है, 3 और एक इसकी बिहार के साथ लगती है। तो 4 जिलों की, 4 राज्यों की सीमा, ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा बनाता है, जिला ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा बनाता है वो यहाँ आता है। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम है सोनभद्र, इसका नाम है सोनभद्र। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को इंडिया के मैप पर बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, राज्य राजधानी वगैरह बिल्कुल ढंग से याद करनी चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह
कौन सा कहां पर है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र जिला है। यहाँ पर इसको एक तो मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है, एक छत्तीसगढ़ की सीमा टच करती है, दो झारखंड की करती है, तीन और बिहार की करती है चार। बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद है आप लोगों का सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आया भैया, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भाई भूमध्य सागर से। और ये सीईटी के लिए मैंने ऑनलाइन, ये देखिए फोटो यहाँ पर, और मैंने यूट्यूब पे हल करवाया था बच्चों को प्रश्न, यूट्यूब पे बच्चों को प्रश्न हल करवाए थे। तो ये बताया था कि जब पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ वो भूमध्य सागर से आता है। पश्चिमी विक्षोभ कहां से आता है? भूमध्य सागर से। और भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकाल में जो वर्षा आती है ना, पश्चिम में जो वर्षा आती है ना शीतकाल में, वो किस वजह से आती है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा आती है। और पश्चिमी विक्षोभ है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है ये, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न का मतलब है पश्चिमी, पश्चिमी, और डिस्टर्बेंस का मतलब है विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं वो जिस सागर से उत्पन्न होते हैं वो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है। तो एक प्रश्न ये डिट्टो का डिट्टो आपके प्रश्न आ गया। अब देखो इसी प्रश्न को पूछने का तरीका उसका किस क्या होता है, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, अगले संडे को दोबारा पेपर में आ सकता है कि देखो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। ये देखो भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ना, ये भूमध्य सागर उत्पन्न होते हैं। इन्हीं चक्रवातों को ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इन्हीं को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ, इन्हीं को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये इन पश्चिमी विक्षोभों की बात करें तो ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? भूमध्य सागर से। दूसरा प्रश्न की भाषा चेंज कर सकता है, एग्जाम में भाषा चेंज कर सकता है, तो दोबारा देख लीजिए। एक जम्मू कश्मीर में शीतकाल में वर्षा आती है, जम्मू कश्मीर में जो शीतकाल में वर्षा आती है, जम्मू कश्मीर में जो शीतकाल में वर्षा आती है, ये देखो जम्मू कश्मीर में जो शीतकाल में वर्षा आती है वो भी पश्चिमी विक्षोभ से आती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये किससे संबंधित है? ये भूमध्य सागर से संबंधित है। तो देखो सेम ये फोटो लगी हुई है। और अपने ये प्रश्न आपको सीईटी के पेपर हल करवाते टाइम, उससे पहले मैंने यूट्यूब पे 3 वीडियो डाली हुई है जिसमें भारत के भूगोल के बहुत शानदार प्रश्न दिए हुए हैं, डिट्टो के डिट्टो वहां से आ रहे हैं। तो ये मैंने क्लास में बच्चों को बताया हुआ था, ऑफलाइन सबको आज बताया, कल भी बताया था। और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी इससे फायदा ले सकते हैं। आपके लिए एक सलाह है, भारत की जलवायु जरूर पढ़ के जाए, भारत का सामान्य परिचय पढ़ के जाए, वहां से अगले संडे को दोबारा पेपर में प्रश्न आ सकता है, 2 टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद में देखिए सर, बार बार मैं पेपर में बच्चों को बता रहा था, क्लास में भी बता रहा था कि देखो अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के शेर जिनका जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को बनाया गया था, और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, देश के शेर नरेंद्र मोदी जी, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन था 17 सितंबर 2022 को। और इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में चीते ले आए गए थे नामीबिया से। कहां से ले आए गए थे? नामीबिया से चीते ले आए गए थे। और भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें रखा गया था? तो इसका उत्तर है कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। ये देखो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है, और ये यहाँ से ये इसका बाड़ा बना हुआ है, और ये चीता छोड़ा गया है। नामीबिया से लाए गए थे, चीते ले आए गए थे, नामीबिया से भारत में चीते ले आए गए थे। और जिस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कूनो नेशनल पार्क, और ये चीता है। अब एक बात उठती है, सर क्यों ले आए अपने चीता क्यों ले आए? नामीबिया से क्यों ले आए? इस जगह से क्यों ले आए? नामीबिया जो है वो अफ्रीका में स्थित है, और इसको इसलिए ले आए थे क्योंकि एशिया में जो चीता है, एशियाई चीता है, एशियाई चीता ये विलुप्त हो गया। एशिया में चीता विलुप्त हो गया। अब प्रश्न उठता है सर ये विलुप्त कब हुआ? तो ये भी पेपर में आया हुआ है, एशियाई चीता विलुप्त हो गया था 1952 में। ये पेपर में दोबारा आ सकता है, एशियाई चीता विलुप्त कब घोषित हुआ? 1952 में। तो दोबारा चीता कब आया है? दोबारा चीता आया सर 2022 में। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि भारत में कितने साल बाद चीते आए हैं? 70 साल बाद चीते आए हैं भारत में, 70 साल बाद चीते आए हैं। 70 साल बाद भारत में चीते आए हैं। ये चीते रहे और कहां से लाए गए हैं? ये नामीबिया से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए। तो ये तो प्रश्न अगले साल भर तक आने वाला प्रश्न है। तो क्लास में हम रोज बताते हैं कि भैया ये पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, दोबारा पेपर में पूछा जा सकता है। और भारत में सबसे ज्यादा वन भी मध्य प्रदेश में है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सबसे ज्यादा जो वन है वो लक्षद्वीप में आ जाते हैं।
और प्रतिशत के आधार पे वन पूछे तो सबसे ज्यादा मिजोरम में आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन से राज्य में मालवा के पठार का फैलाव नहीं है? बड़ा शानदार प्रश्न था सर, मालवा का पठार। मालवा का पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? ये तो अपने सारे बताते हैं। उसने कहा किस राज्य में फैला हुआ नहीं है, तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अब देखिए, ये देखिए, ये मालवा का पठार दिया हुआ है, ये मालवा का पठार दिया हुआ है। मालवा के पठार के नीचे दिया हुआ है विंध्यन श्रेणी, और विंध्यन श्रेणी से ऊपर यदि दिया हुआ है अरावली, तो अरावली और विंध्याचल के बीच में ये मालवा का पठार आ जाता है। यहाँ पर ये मालवा का पठार आ जाता है, और इससे नीचे सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, ये सारा कुछ आता है। तो देखो जी, मालवा का पठार है ना, ये गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में फैला हुआ है। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। ये पूछ रहा है किस राज्य में नहीं फैला? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो दक्कन का पठार है, ये नीचे चला जाता है। देखो ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार में मालवा का पठार कहाँ आएगा? कहाँ मालवा, कहाँ महाराष्ट्र? तो ये वाला प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न था जो एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो देखिए, भौतिक विभाग पे प्रश्न आ रहे हैं, और आप भौतिक विभाग ढंग से पढ़ के जाना, पेपर में दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, ये बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। ये मैं सीईटी के लिए जो पेपर हल करवा रहा था, उसमें मैंने बच्चों को सीईटी से पहले जो क्लास लगी थी अपने यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं, उसी में से डिटो डिटो चीजें आ रही है और आगे भी आएंगी। पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से जो जानी जाती है वो है इंदिरा गांधी नहर, जिसको IGNP कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ IGNP, और ये रही मेरी फोटो हल करवाते हुए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज से है, तो ये सेम सेम डिट्टो आ गया। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरि के बैराज से निकाली गई है, ये रहा। और कौन सी 2 नदियों के संगम से निकाली गई है? तो ये भी बार बार पूछा जाता है, सतलुज और व्यास नदियों के संगम से निकाली गई है, बार बार पूछा जाता है। और आपसे बहुउद्देशीय नदी घाटी के दोबारा कोई पेपर में प्रश्न आ सकता है, तो थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भारत के अंदर परिवहन पे प्रश्न आया। देखो, भारत में परिवहन, जब बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस में नहीं है, अरे भैया सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ? जनसंख्या पे प्रश्न आ रहा है, भौतिक विभाग पे प्रश्न आ रहा है, कृषि के ऊपर प्रश्न आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर प्रश्न आ रहा है, और फिर सिलेबस में क्या रह गया लिखने वाला? सारा पूछ रहा है। तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसकी बात सुननी चाहिए। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच में चलती है? सर, भारत और नेपाल के बीच में अपने कोई ट्रेन नहीं चलती, श्रीलंका के बीच में कोई ट्रेन नहीं चलती, म्यांमार के बीच में कोई ट्रेन नहीं चलती, बांग्लादेश के साथ भारत की 2 ट्रेनें चलती हैं, एक बंधन एक्सप्रेस है, एक मैत्री एक्सप्रेस है। ये देखिए लिखा हुआ है मैत्री एक्सप्रेस, और नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है तो कलकत्ता टू ढाका, कलकत्ता से ढाका। बता दो ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत में परिवहन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है। और इसने ये भी पूछा था NH-27 किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता? किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता? ये पाली। तो ये देख लो, परिवहन, दोनों टॉपिक जो परिवहन वाले हैं भारत से रिलेटेड जो एग्जाम में आपसे पूछे गए। और बढ़ते हैं आगे। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखो, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सर, उसको नेपाल में जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। यही तो लिखा हुआ है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को ही सागरमाथा कहते हैं। ये भी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था। ये रहा 76 नंबर प्रश्न, ये दोबारा आ गया पेपर के अंदर 137 नंबर प्रश्न। तो हिमालय के ऊपर प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलें। आगे आपसे पूछा गया भारत में कृषि का प्रश्न आ गया। भारत में कृषि, भारत में कृषि, तो भारत में कृषि, भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? सर, कपास उत्पादक शीर्ष राज्य है गुजरात। कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम किस स्थान पर होता है? अब ये भारत में नदियों का प्रश्न आ गया, नदियों का प्रश्न आ गया। नदियों के बाद में बांध के प्रश्न पूछ लिया, इंदिरा गांधी नहर पूछ ली। तो ये सारी चीजें एग्जाम में उठाई जा रही हैं। ये कह रहा है गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ पर होता है? सर, गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है प्रयागराज, जिसका नाम प्रयागराज किया गया। पहले इसका क्या नाम था? इलाहाबाद। कई बार क्या होता है, कॉमन सेंस बहुत अच्छा काम कर जाता है। जब ये ब्रैकेट में लिख के दे रहा है ना, आपको ब्रैकेट में लिख के दे रहा है, इसका मतलब ये आपको समझाना चाहता है कि भैया कोई उलझ ना जाए, और समझाना चाहता है उलझ ना जाए। इसका मतलब कई बार ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो अभी रिस्क ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो उत्तर लगभग सही होता है, लगभग सही होता है। तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में, ये देखो ये गंगा माता, गंगा नदी है, और ये यमुना नदी है, जिसका जल मटमैला है, क्योंकि गंगा मैदानी इलाकों से बह के आती है, उसका रंग, जल का रंग थोड़ा सा खराब हो जाता है, मटमैला हो जाता है। और ये आ जाती है यमुना नदी। इन दोनों नदियों का संगम होता है प्रयागराज इलाहाबाद में। और इलाहाबाद ये नाम है, ये अकबर ने रखा था।
इलाहाबाद इसका नाम रखा था अकबर ने। अकबर का इलाही शब्द से बड़ा लगाव है, उसने एक गज चलाया था, इलाही गज, और एक धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। कौन सा बनाया था? दीन ए इलाही। और ये भी पेपर में एक बार पूछा गया कि भैया जो इलाहाबाद है वो नाम किसने रखा था? अकबर ने। और उसका नाम दोबारा प्रयागराज किसने कर दिया? योगी जी ने। योगी जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी, इन्होंने इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। थोड़ी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, नाम जो चेंज हो रहे हैं पेपर में पूछे जा सकते हैं। पढ़ें आगे। चलो जी, आपको मैंने YouTube पे पढ़ाया हुआ है प्रश्न नंबर 545। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? तो हाई डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी। सर्वाधिक आबादी नहीं लिखा हुआ, घनी, घनी आबादी। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये घनत्व पूछ रहा है। सर YouTube पे आप क्लास दे सकते हैं, मैंने ये क्लास में बहुत आराम से समझाया हुआ है, ये फोटो लगी हुई है, आप YouTube पे आप देख सकते हैं। तो ये देखो टिक मार्क किया हुआ है, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। इसी प्रश्न को इसने पूछा, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार में 1106 है। भारत की जनगणना यदि बात करें 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। 1 नंबर पे बिहार है और 2 नंबर पे पश्चिमी बंगाल है। 2 नंबर पे पश्चिमी बंगाल है। तो देखो भारत की जनगणना के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, जनगणना पे प्रश्न आ रहे हैं, भारत की कृषि पे प्रश्न आ रहे हैं, भारत के भौतिक विभाग पे प्रश्न आ रहे हैं, भारत के भौतिक विभाग पे प्रश्न आ रहे हैं, भारत की जलवायु पे प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में देख लो भारत की नदियों के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, नदियों के। और उसके बाद में आपके भारत में बांध हैं उनके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। तो देखो जनगणना एक टॉपिक हो गया, कृषि 2 टॉपिक हो गया, भौतिक विभाग 3 हो गया, जलवायु 4 हो गया, नदियां 5 हो गया, बांध 6 हो गया। और इतने प्रश्न आ रहे हैं और उसने 10 प्रश्न पूछे घुमा घुमा के, और बच्चे कहते हैं सर सिलेबस में नहीं है। अब देख लो सिलेबस में है कि नहीं, अगले संडे को फिर आएंगे। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, जनगणना पढ़ के जाना पेपर में आएगा, कृषि पढ़ के जाना पेपर में आएगा, भौतिक विभाग पढ़ के जाना पेपर में आएगा, जलवायु पढ़ के जाना पेपर में आएगा, बांध पढ़ के जाना पेपर में आएगा। और एक टॉपिक रह गया जिसको कहा जाता है भारत में अभ्यारण्य। भारत में अभ्यारण्यों के ऊपर भी पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो 7वां टॉपिक ये है। और जो अपने टोटल प्रश्न हल किए ये 10 प्रश्न हैं। और जीके में प्रश्न कितने आए थे? जीके में आए थे 50, इसमें कितने आ गए? 10। इसका मतलब 20% हिस्सा आ गया और जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो अपना उत्तरदायित्व बनता है कि अपने किसी की कई सुनाई बात पे विश्वास ना करें कि भैया सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, आएगा नहीं आएगा। लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, साइकोलॉजी लिखी हुई थी, 1% नहीं आया, अगले में फिर नहीं आया, दूसरे में फिर नहीं आया। पूरे राजस्थान ने लैब असिस्टेंट में साइकोलॉजी पढ़ाई, आया नहीं। ये लिख दिया, भारत का भूगोल लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, अगले ने 10 पूछ लिए। मजाक थोड़े होते हैं 10%, 50 में से 10% आना। पूरे राजस्थान में किसी ने हाईकोर्ट एलडीसी में भारत का भूगोल नहीं पढ़ाया, हमने पढ़ाया। जो बच्चे सेंसिटिव थे, जो सिलेक्शन वाले बच्चे थे, वो पढ़ के जाते थे। और जो कहते नहीं सर नहीं लिखा हुआ, हम तो टू द पॉइंट पढ़ेंगे, भाई जाओ हमारा क्या लेते हो। अब वो सुबह से पीछे पीछे घूम रहे हैं कि सर ये क्लासें लगानी है। तो देखो आपको पढ़ना चाहिए, जो पेपर में आया हुआ है वो दोबारा आ सकता है। और ये टॉपिक आप जो बच्चों का अगले संडे को पेपर है, ये जरूर इस पे निगाह मार के जाएं, पढ़ के जाएं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। इसके बाद में जब अगला पेपर हो जाएगा मिलेंगे दोबारा, तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका पेपर अच्छा हो, आप विजय हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।